अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कुलत कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर कुलत आज तो कोई आया ही नहीं अभी तक क्लास में। हाँ, मैंने इसीलिए पूछा था। डॉक्टर वर्दा की क्लास थी ना, तो वो भी 6 बजे उन्होंने कहा था ज्वाइन नाउ। मैंने इसलिए ग्रुप जी। में पूछा था, तो सना ने कहा जी मैडम फ्री हैं। क्योंकि अभी अगर क्लास डॉक्टर वर्दा की खत्म हुई होगी। आपने ली है? नहीं डॉक्टर कुलत, मैं सिर्फ अभी आपको ही फॉलो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, सही। अभी टाइम है, कोई मसला नहीं। अभी आप थोड़ा थोड़ा करके करें तो भी ठीक हो जाएगा। जी। मैं इंशाल्लाह देखूंगी कि अगर आपकी ये जो स्किल्स वाली पोर्शन है, क्योंकि 3 पोर्शंस है ना, मुझे अभी ये लग रहा है जी। कि आप लोगों का शॉर्ट केस तो अच्छा प्रिपेयर हो गया है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप लोग स्ट्रक्चर में ना, स्ट्रक्चर डिस्कशन में डेफिशिएंट हैं। आप लोग ना, मुझे जो मैंने 2-3 स्ट्रक्चर डिस्कशंस लिए हैं, तो उसमें आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। तो मेरा ये दिल था डॉक्टर कि कुलत, अब आप आगे जो स्ट्रक्चर रिवी डिस्कशन कहाँ ले रही हैं? आप स्ट्रक्चर डिस्कशन? स्ट्रक्चर डिस्कशन नहीं ले रही ना मैं, वो तो पहले मैं टास्क देती थी ना। अभी जैसे जी। रिमूवल एक टॉपिक का और उनका मैं टास्क दूंगी, और फिर आपके जी। जो वॉइस नोट्स थे उनको रिस्पॉन्ड दे रही थी। तो अभी काफी अरसे से मैंने आपको अच्छा। स्ट्रक्चर डिस्कशन के टास्क नहीं दिए हुए। जी वो डॉक्टर कुलत, वो स्टार्ट कर दें आप, वो हमें दें आप। वो मैं देख रही थी कि आप लोग ना स्ट्रक्चर डिस्कशन में, क्योंकि अब आपकी हिस्ट्री काफी अच्छी हो गई है, आप लोगों की मैनेजमेंट भी बेहतर हो गई है, काफी बेहतर है। लेकिन जो वो टास्क होता है ना स्ट्रक्चर डिस्कशन वाला, जिसमें हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, काउंसलिंग और मैनेजमेंट सारी आपने 7 मिनट के अंदर करनी है, वो डेफिशिएंट है। डॉक्टर कुलत, एक दफा आप ना हमें वो रोल प्लेयर भी करवाएं, मतलब जो काउंसलिंग हमने करनी होती है वहां पे। वो भी, वो मैं टास्क में ही करूंगी ना, वो लाइव भी कर लेंगे जब रिवीजन करेंगे। जी। रिवीजन में 2 दिन स्ट्रक्चर डिस्कशन और 2 दिन शॉर्ट केस कर लेंगे। जी। वो एंड पे जरा थोड़ा स्पीड कर लेंगे ना। अभी आप मेरे लोग ख्याल से डॉक्टर कुलत, शायद अभी डॉक्टर वर्दा की मतलब उनकी क्लास हो रही है, तभी कोई नहीं आया। हम्म कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर हम 8 o'clock स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा 8 पे कर लेते हैं। ठीक डॉक्टर है। सना कह रही है नहीं नहीं, हो नहीं हो गई रही है। डॉक्टर उनकी क्लास। वो उनकी क्लास तो काफी देर की खत्म हुई हुई है, वो मेरा ख्याल है 6 बजे की है। अच्छा, तभी मैंने पूछा, 6 बजे उन्होंने भेजा हुआ था ज्वाइन लिंक। वो मतलब उस वक्त उसके बाद कोई आध 15-20 मिनट बाद क्लास खत्म हो गई थी। हाँ, तो फिर तो काफी टाइम हो गया हुआ है। जी मैम, वो काफी चल, देर हो गई है खत्म हुई हुई चलो क्लास। आज आज वैसे हादिया का नहीं करना था ना, जी, आज हादिया की प्रेजेंटेशन थी। बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स का। जी। चले, आप तीनों में से कोई कर ले। वैसे थर्सडे किसका था? उनका तो हादिया का बुध का था ना। अरूज का था। अच्छा, लेकिन वो सिस्ट थी आ मतलब थर्सडे पे ना। आ गई है डॉक्टर हादिया। डॉक्टर हादिया, आपका था आज केस? अलैक्म। जी जी मैडम, मेरा था। सॉरी, मैंने ना मैसेज अभी अभी देखा आपका। चले ठीक है, कोई बात नहीं। हमें लगा कि शायद डॉक्टर वर्दा की क्लास अभी चल रही है। नहीं नहीं, वो तो हो गई थी। चले फिर आ जाएं, ताकि हम बॉर्डर जी लाइन जी। को अच्छी तरह डिस्कस कर लें फिर। जी। हम्म। कल हम कर लेंगे, कल आप देख लें जो भी करना है वो हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। बिनाइन का मेरा दिल है, आपने क्या करना है बिनाइन को? क्या शॉर्ट केस करके बिनाइन को इतनी वो तो नहीं। अ, ठीक है डॉक्टर कुलत, कल मैं प्रेजेंट कर लूं ओवेरियन? अरूज, हाँ, अरूज या नहीं नहीं, जवेरी? जवेरिया। अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है, कल आप कर लें ठीक ओवेरियन सीए। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, चलें। आ जाए हादिया। मैडम मैं रेडी। एक मिनट, मैं टाइमर लगा लूं आपका। चले, योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मैडम कुछ देंगे आप सिनेरियो? नहीं, पेशेंट है, शॉर्ट केस आपके पास, अब बैठा हुआ है। आपने हिस्ट्री लेनी है, अस्सलाम वालेकुम। एग्जामिनेशन करना है, जी और केस समरी जी प्रेजेंट करनी है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हादिया खान है। मैं पिछले 4 साल से शोबा गायनी से मुंसलिक हूँ। मैं आज आपके मुतालिक आपके केस के मुतालिक सवाल जवाब करूंगी। आप मुझे अपना नाम बताएंगी? जी, मेरा नाम सदफ है। सदफ, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 35 साल है। अच्छा, आप शादीशुदा है? जी, मेरी शादी हुई भी है, 6 साल हो गए। कितना अर्सा हो गया? छह छह साल हो साल गए। हो गए बच्चे हैं हैं आपके? शादी। जी। जी, मेरे कितने 3 बच्चे बच्चे हैं? हैं। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए थे? जी, तीनों बच्चे मेरे नॉर्मल हुए हैं। ठीक है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र बता दें। सबसे बच्चा 1.5 साल का है। अच्छा, बच्चे को दूध पिला रही हैं? नहीं। अच्छा, और आखिरी बार माहवारी कब आई थी आपको? डॉक्टर साहब, माहवारी मेरी काफी खराब है, जब से बच्चे की पैदाइश हुई है ना, तो रेगुलर जी। नहीं आती है। तो अभी मुझे आए ठीक हुए है। 10 दिन पहले आई है, लेकिन अब मुझे दाग हम्म, नहीं रुक रहा। ठीक हो गया। ये अरसा कितने, जब से बच्चे की पैदाइश हुई है तब से ऐसे है? हाँ, उससे पहले ठीक थी मेरी माहवारी, महीने के महीने आती थी, लेकिन बच्चे की ज्यादा तो पैदाइश नहीं के आती बाद थी? से नहीं है ठीक। ठीक है, और ज्यादा तो नहीं आती थी पहले? नहीं, पहले ठीक आती थी, 3-4 दिन रहती थी। अच्छा, अभी क्या है, बेतरतीबी है, ज्यादा तो नहीं है? बेतरतीबी है ज्यादा, 3-4 दिन होता है ज्यादा, लेकिन फिर ठीक है, दाग कितने लगता पैड रहता है, इस्तेमाल फिर करने बीच पड़ते में हैं? किसी दिन मुझे दिन में पैड रखना पड़ जाता है। यानी किसी भी टाइम ठीक है, जो होता है ना, कोई 1 हफ्ता मेरा साफ गुजरता है बस। ठीक हो गया, सही है। और जो 3-4 दिन होती है ज्यादा, उसमें आपके कितने पैड इस्तेमाल होते हैं? वो 1-2 पैड इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके साथ आपको माहवारी की तकलीफ होती हो, पेट में कोई? हाँ जी, दर्द होता है मुझे, अब मियाँ से मिलते वक्त भी दर्द होता है, और वैसे भी अच्छा, दर्द होता है, माहवारी में भी दर्द होता है। पेट में कोई गोला सा महसूस तो नहीं होता? डॉक्टर साहब, ये मेरा जब बच्चा पैदा हुआ था तब उन्होंने कहा था कि आपकी एक ना अंडेदानी में रसोली है, लेकिन अभी उसका कुछ नहीं अच्छा, करना। ठीक है। तो अभी और मुझे उन्होंने पेट के अल्ट्रासाउंड आपको निचले बताया हिस्से था? में ना वजन महसूस होता है, और पेशाब रुक ठीक है। रुक के आता है। ये मसला कब से है आपको? ये 2-3 महीने हो गए हैं। ठीक हो गया। रुक रुक के आता है, करते हुए दर्द होती है, जलन होती है? और नहीं, जलन तो नहीं होती, लेकिन जरा मुश्किल से आता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आता है। बड़े और पेशाब का मसला वजन तो भी नहीं है बड़ा, कोई? नीचे की तरफ वजन पड़ता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, बड़े पेशाब का मसला तो नहीं है आपको कोई? नहीं। टांगों में कोई सोजिश हो? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये इसके अलावा कभी ऐसे महसूस होता हो कि आपकी भूख और इसमें कमी आ गई है, वजन कम हो रहा है? नहीं। अच्छा, मुझे बताएं इसके अलावा कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, दमा, कोई ऐसा मसला आपको हो? नहीं। ठंडे गर्मी सर्दी का मसला तो नहीं होता कि ज्यादा लगती हो? नहीं। अच्छा, आप इसके अलावा आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ है? नहीं जी, मेरा ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हुआ है। अच्छा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हुआ है आपका, कितने साल पहले हुआ था? वो मैं अभी शादी से पहले हुआ था, ठीक जब हो गया। 20 साल की अच्छा, मुझे हुई बताएं जब हुआ। खानदान में किसी को बच्चेदानी, अंडेदानी या कोई अंतड़ियों का नहीं। कैंसर की या छाती कैंसर की शिकायत हो? नहीं। आपने अपने बच्चों को दूध पिलाया? हाँ जी, बच्चों को पिलाया, लेकिन 2-2 3-3 महीने ही पीते हैं, फिर दूध आता नहीं है। इस वाले अच्छा, बच्चे ने तो फिर बस खुदा। 1 महीना चिल्ले में ही पिया था, फिर वो भी नहीं पिया था। अच्छा, वक्फे के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया बच्चों के दरमियान? मैं कॉन्डोम इस्तेमाल करते थे। गोलियां नहीं कभी इस्तेमाल की? नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं कि आपका घर में गुजारा वगैरह ठीक हो जाता है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। और के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र किसी है। दवाई से एलर्जी तो नहीं है आपको? कभी नहीं। किसी हमल के अंदर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन, तो कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ कि खून लगा हो, या आपको किसी और मसले की वजह से अस्पताल में कभी दाखिल रहना पड़ा हो? नहीं।
अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो आपको आपकी रसौली के बारे में बताया था, ये आपको कितने अरसे से पता है? ये अल्ट्रासाउंड जब मेरे उसमें होते थे हमल में, तो ही वो बताते थे ठीक। कि एक आपकी रसोली है। क्या कहते थे, पानी वाली थैलियां हैं या कुछ और है? बस वो कहते थे एक अंडेदानी की थैली है, वो हम हमल के बाद उसको देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने अच्छा, उसको ये फिर आखिरी रिमूव आखिरी ही हमल नहीं में आपको किया। ठीक है, आखिरी हमल में आपको पता लगा है। जी जी, आखिरी हमल में वो जब अल्ट्रासाउंड करते थे तो कहते थे कि एक रसोली है छोटी सी। तो अभी हमने उसका कुछ नहीं करना, हमल के बाद देखेंगे। आपको ऐसा तो नहीं महसूस होता कि आपके जिस्म के ऊपर बाल वगैरह बहुत ज्यादा बढ़े हो, या आपकी आवाज में कोई कभी आपको तब्दीली महसूस होती हो? नहीं। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने हिमाजत के साथ कभी किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल किया हो, जैसे सिगरेट नोशी, हुक्का, पान, छालिया? नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ना आपका मुआयना करूंगी। आप ऐसा करें कि आप इधर बैठ जाएं, मैं आपके कद और वजन का तनासब देख लेती हूँ। अब मैं आपके जो है वो ब्लड प्रेशर, नब्ज और सांस की रफ्तार और टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं 28 जो है, है वो नॉर्मल आपकी, हाँ। वाइटल्स हैं। ओके मैडम। अब मैं आपके हाथों में और आपकी आंखों में और मुंह में जो है ना वो पैलर देखूंगी इज कि कोई अप्रिशिएटेड। तो नहीं। ओके, पैलर इज कलर एप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड। लिम्फ साइनोसिस, नोड, जॉन्डिस। थायराइड, जॉन्डस नेगेटिव। ओके मैडम। अच्छा, अभी मैं ना आपका आपके जो है ना किसी की नर्स रेस्पिरेटरी, की मौजूदगी ब्रेस्ट में ना, एंड चेस्ट एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। ठीक हो गया मैडम। अब मैं आपका जो है ना पेट का मुआयना करूंगी, और नीचे से भी जरूरत होगी तो मुआयना करूंगी। मैडम, कैन यू प्लीज गिव मी फाइंडिंग्स ऑफ द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन? आई वांट टू सी ये व्हाट्स ऑन superficial, but there is mild tenderness in the lower abdomen, माइल्ड। and there is mass in the lower abdomen, ओके मैडम। occupying the whole abdomen, lower whole abdomen, irregular, hard, fixed. Lower limit is reachable. It is approximately 11 into 7 into 8 centimeters. 11 into 8 ओके। सेंटीमीटर्स आप कर लें, 2 डायमीटर्स में ली। एसआईटीज एप्रिशिएटेड। फ्लूइड शिफ्ट इज नेगेटिव। फ्लूइडशिप नेगेटिव। Fluid thrill is not positive, not elicited. Okay, madam. Fluid shift is also negative and fluid thrill also negative. हाँ, Okay, madam. Can you please give me the finding on per second? What was the finding on per speculum cervix is examination? normal looking, no discharge at present. Okay, Uterus madam. By is manual examination. anteverted, mobile, normal size, and there is a posterior and left fornix fullness. Left fornix fullness is okay, madam. Any lymph node palpable in the groins? No inguinal lymph node palpable. Any pedal Summarize your edema appreciated? case. Okay, madam. Give me 1 second, please. Okay, madam. My patient Sadaf, 35 years of age, married for 6 years, para 3, all SPDs, last child born 1.5 year back, has presented with a complaint of irregular menstrual cycles since her last childbirth, and she complains of irregular cycle. That is, she remains clear for just 1 week, and there are spotting for 2 weeks, and 1 week she bleeds like normal cycle. She this dysmenorrhea positive and lower abdominal pain along with lower abdominal heaviness, and she gives history of finding of ovarian cyst in her last pregnancy. And on examination, pallor is appreciated, vitals examination and all other systemic examination is unremarkable. Per abdominal examination shows mild tenderness in the lower abdomen and mass in the lower abdomen occupying whole of the lower abdomen, and the mass is irregular, hard and fixed, and the lower limit is reachable, and its dimensions are 11 into 7 into 8 centimeter with no fluid shift and fluid shifting dullness elicited. Bimanual examination and per speculum examination is normal, and on bimanual examination there is fullness in the posterior and left fornices. गुड। अच्छा, इसके अंदर हम्म। आप ठीक है, हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी थी। और उसमें थोड़ा सा मेट्स के लिए ऐड कर लें, क्योंकि ये वाले जो मेट्स ओवेरियन होते हैं ना, ये लंग्स के अंदर चले जाते हैं, फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर आप वैसे तो एग्जामिनेशन पे आपको फ्यूजन या कुछ इस तरह की चीजें आ जाएंगी, लेकिन अगर आपने उसको मेट्स को हिस्ट्री में एक दफा देखना है तो खांसी और सांस का कोई मसला तो नहीं। और इरेगुलर ब्लीडिंग है तो अनीमिया के लिए आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इजी फटीगेबिलिटी को पूछ लें।
बस ये मिसिंग था, ठीक हो गया बाकी ऑलमोस्ट आपने सारा कुछ कवर कर लिया था। ठीक है, मैडम। अब वो मेट्स और के लिए मैडम आपने टाइम मेरा बावल का तो पूछ लिया ना, बावल और यूरिनरी कंप्लेंट्स पूछ ली। यूरिनरी कंप्लेन हाँ, और लेकिन फीटल एक इसके अंदर जो एडीमा, इम्पोर्टेंट है वो प्लूरल इफ्यूजन होती है, तो उसकी ठीक हो अगर गया मैडम। पूछना चाहें तो ठीक है, वरना उस पर कोई आपको वो ये कि टाइम नहीं है तो कोई जरूरी भी नहीं है। वैसे आपको एक एड जी ऑन पॉइंट बता रही हूँ, अदरवाइज योर हिस्ट्री इज ओके, एग्जामिनेशन इज ओके, स्पीड इज ओके, क्योंकि आपने 7 मिनट में समरी प्रेजेंट करना शुरू कर दी थी। ठीक है, तो जी मैडम। थोड़ा सा इसको स्पीड और बेहतर करेंगी तो इंशाल्लाह, लेकिन इससे वेरी ऑब्वियसली मैं ऐसे रेगुलर 3-4 प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ 5 मिनट में आप हिस्ट्री पे आ गई थी, सॉरी एग्जामिनेशन पे आ गई थी। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम जी को मैनेज करेंगी तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जी चलें मैडम। आगे आ जाएं। व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? बेटे में एक सेकेंड। फीडबैक्स मैं बाद में लेती हूँ, अभी मैं सिर्फ केस कंप्लीट कर लूँ। जी। जी मैडम, my differential diagnosis is ovarian pathology, which could be benign or malignant. It could be a fibroid, and आप इसको बोलिए ना it could, ओवेरियन मैस, जी मैडम, पैथोलॉजी की फर्स्ट बजाय ना differential, ओवेरियन मैस जी बोलिए, विच कुड okay, बी ovarian, बिनाइन it's और first, malignant। ovarian mass which could be benign or malignant. The second DD is the fibroid, and the third differential diagnosis is it could be adenomyosis, and then it could be some bowel mass, नॉन नॉन गायनेकोलॉजिकल मैस कह दें ना। non-gynecological mass, हम्म, which could be gut in origin, mesentery, or any omental in origin. ठीक है, ओके, एडिनोमायोसिस इज लेस लाइकली, उसको रहने दीजिए, इट वुड बी फाइब्राइड हो सकता है। ठीक है, आपने कोई डालना भी है तो टीबो ओवेरियन मैस डाल दें, टीओ मैस। TO mass. Okay. ठीक है, सो वो कोई Better. इन्फेक्शन या उसकी वजह से थर्ड डीडी में आप वो डाल दें। ठीक है, जी ओके। मैडम। हाउ विल यू, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म इन दिस पेशेंट? Madam, I would like to do the baseline investigation that include the blood complete analysis showing hemoglobin gram per deciliter with time and date, platelet count and WBC count, blood group with blood grouping with RH factor, urine complete analysis for pus protein, glucose and pus cells. And I would बेसलाइन like to इसकी do हीमोग्लोबिन सिर्फ जो है वो 8.5 है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। okay, madam. I would like to review the red blood वो cell indices रिड्यूस्ड है, and serum ferritin levels. Okay, सीरम madam. फेरेटिन जो है वो 35 है। 35. Okay. ठीक हो गया मैडम, and all indices were reduced. ऑल इंडिसेस वर रिड्यूस। Okay, madam. And now I would like to see the finding of the transvaginal and transabdominal ultrasound scan. ओके, यू वांट ट्रांस वेजाइनल स्कैन और एब्डोमिनोपेल्विक स्कैन? Madam, abdominopelvic scan. ओके, व्हाट यू वांट टू सी? Madam, I would like to see the nature of the mass, the origin of the mass, the fine details of the mass, any peritoneal lesion व्हाट or फाइन involvement. डिटेल्स यू वांट? Madam, if there is any ovarian mass, what type of the mass it is? Is it cystic? Is it complex in nature, like mixed with the solid structure? Any solid areas or the papillary projection seen, and any ascites appreciated on the abdomen, or any involvement of the ओके, other viscera like देयर liver, इज अ spleen? राइट, देयर इज अ लेफ्ट ओवेरियन मैस 9 Left. into 8 into 6 centimeters, multiloculated and solid cystic areas, and it is pushing the uterus and anteriorly, and and there is a right left sided hydronephrosis along Okay. hydronephrosis and hydroureter. Liver capsule and liver parenchyma, spleen is normal. No aortic or abdominal lymph nodes are seen, and there is a minimal pelvic ascites seen. Right ovaries
shows a simple cyst 2 into 2 centimeters. Simple cyst. 2 into 2 2 centimeters. centimeters. Simple cyst in the right ovary. Okay, madam. Madam, and now I would like to know the findings of RFTs, and along with that, I would like to know her test RFTs for are normal. the RFTs are normal. Madam, then I would like to know other any findings of MRI, sorry, CT Not scan done. available? Not done. Not done. Okay, madam. Since madam, shall I proceed to the management of my patient? आपकी investigations पूरी हो गई हैं? Madam, I would like to do the tumor markers for my patient. Mainly, Which tumor marker you want to do? Madam, first of all, I would like to do a CA 125 level, and That is then 65. that is 65. Okay, madam. Can you give me the findings of other tumor markers like LDH, alpha fetoproteins, serum beta HCG levels, Not and done yet. CA19-9? Not done Not yet. done. So only CA 125 was done, and which is 65. Okay, Yes. madam. In the now I will proceed to the management of my patient. First of all, I will calculate the RMI index of my patient based upon the findings on the ultrasound scan, which is like multiloculated, and there are solid cystic areas. And Would you like to would you like to calculate the RMI or IOTA yes, madam. classification? Madam, for the young patient, we prefer IOTA classification because So your of patient age is 35. so which would you want you preferably do? Madam, I RMI or would do IOTA? IOTA. Madam, I will be Okay. doing IOTA classification. I will ask for the presence of M and B rule in the ultrasound So finding have of my there patient. any M rules in your patient? Madam, yes, there is ascites that is multiloculated, and then there is BM, B is bilateral, M is metastasis, and S is solid areas. Madam, there are three M So 3 points, हो गया, so which is these are ascites. basically M rules. Okay. M rules. Next, Yes, madam. how will you proceed with Next, this patient? madam, I will arrange a multidisciplinary team and will ensure Don't the you presence counsel the of patient? Patient को नहीं बताना शुरू yes, करेंगी? okay, madam. Yes, madam, I will start from the counseling of my patient and will explain the patient about the diagnosis that she is having a complex ovarian mass, and the exact nature of the this mass can be can be declared only on the histopathology report, but from the ultrasound report, it appears to be a borderline type of the tumor. It could be malignant It and it seemed to could be be why it is benign. borderline. How can you say that you have rule out that you have a M rule and your MU score is 3? So your patient is in most likely malignant case. बॉर्डर तो नहीं है। Okay, आपको कैसे लग रहा है बॉर्डर लाइन है? CA 125 रेज्ड आ रहा है और आपके okay, M रूल्स भी आ रहे हैं, तो हाउ कैन यू से दैट इट इज अ बॉर्डर लाइन विदाउट madam. हिस्टोपैथोलॉजी? Yes, madam. I would explain my patient that the main and final diagnosis will be declared on the histopathology report, and we will be dealing this So scenario, you will this not say that situation. it is a borderline. आपका टॉपिक बॉर्डर लाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेशेंट को काउंसल करें कि ये बॉर्डर लाइन है। आप उसको बताएंगी कि आई विल काउंसल द पेशेंट एज योर अल्ट्रासाउंड shows some features of malignancy. So, but final diagnosis will be after histopathology. So we have to Okay, madam. do workup or further workup for these and further investigate to these in the form of histopathology. ठीक है? So Okay, at present madam. आप suspicious malignancy ही रख रहे हैं। जी मैडम, ठीक ठीक हो है गया। ना? मैडम, चलो। आफ्टर काउंसलिंग ऑफ माय पेशेंट, आई वुड रिक्वेस्ट CT scan of my patient and will admit my patient and build up her HB, and will get all What the is your labs in the plan? patient. Madam, my plan is to prepare my patient after addressing the comorbidities and taking fitness for the surgical staging, and Okay. in the surgical You stage. want accurate staging, basically. जी मैडम, I want Staging accurate laparotomy. You want staging laparotomy. staging laparotomy. Yes, madam. Okay. What will you do in your
staging laparotomy? Madam, one thing that I can do on the staging laparotomy is, first of all, I will do the complete examination of the. एक second बस मैं इसको जरा. I will prepare my patient for the staging laparotomy, and in that I will first of all examine the whole of the peritoneum for the presence of any lesion or any implants. We take the peritoneal washings, and then I इसको will आप वर्ड यूज करेंगी, एक्सप्लोर द एब्डोमिनल कैविटी. Okay, madam. I will explore whole of the abdominal cavity and peritoneal washings, and for the cytology, and then I will examine the mass, and if the facility of the and if there is no involvement in, there is no macroscopic involvement of any other organs, I will proceed towards the removal of the mass, and by doing that, I will, since the mass is big in nature, I will do all this in liaison with a urologist, and if there is any need, we will be doing the pre-operative stenting for the ureter on that side, and then we will do the we will also be आपने addressing the ऑफर fertility concern. सर्जरी क्या करनी है? मैडम, यूरेटर मैं इंजरी सबसे को पहले तो आप पेशेंट बाद को में ना, देखें, पहले उसको आप ऑफर क्या दे रही हैं? मैस का मैडम रिमूवल पेशेंट को, ऑफर दे रही हैं? नहीं मैडम, मैं उसको कंप्लीट सर्जिकल स्टेजिंग के लिए काउंसल करूंगी पेशेंट को. दैट इंक्लूड्स बायलैटरल सल्पिंगो, ओवरेक्टमी एंड टीएच. बेस्ड अपॉन पेशेंट एज एंड हर फर्टिलिटी कंसर्न, इट कुड बी चेंज्ड. एंड आपके केस के अंदर क्या है? फर्टिलिटी डिजायर है? मैडम, मैडम मैंने भी उससे पूछा नहीं पेशेंट से. आपकी पेशेंट के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मैडम, 3 बच्चे हैं. तो लेस लाइकली आप होगा इस मैडम. पेशेंट को अभी आपको हिस्टोपैथोलॉजी तो पता ही नहीं है, तो आप इसको जी मैडम. टीएसओ क्यों ऑफर कर रही हैं? कुछ और नहीं थे ऑफर करेंगी? मैडम वो उसका टिश्यू डायग्नोसिस ऑफर कर सकती हूँ. फ्रोजन सेक्शंस की ऑफर करेंगी ना? यंग ठीक, पेशेंट ओके है, मैडम. तो सबसे पहले तो आप अरेंजमेंट करेंगी फ्रोजन सेक्शन, फ्रोजन कि मैं सेक्शन इसको एनालिसिस के फ्रोजन लिए. सेक्शन में देखूंगी कि ये क्या है, आइदर इट इज अ बिनाइन और बॉर्डर लाइन और मलिग्नेंट. ठीक, ओके मैडम. सही. सो फ्रोजन सेक्शंस का रोल आपका हर यंग पेशेंट के अंदर, आपका बेशक जैसे कल अनमैरिड थी तो उसके अंदर तो फर्टिलिटी रिक्वायर्ड थी, ठीक है, तो मैडम हमने मैं, उधर भी बॉर्डर लाइन करनी है. और फ्रोजन सेक्शंस अब तो अवेलेबल हैं, इवन तो गवर्नमेंट मैडम से. जिसपे इतने ज्यादा हमें मेलिग्नेंट फीचर्स नजर आ रहे हैं, उसको भी हमने फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस ऑफर करना ही करना है. करना ही करना है ना, क्यों नहीं करना? फीचर्स लग रहे हैं ना, हो सकता है ये बॉर्डर लाइन हो, जी जी. ठीक है, और बॉर्डर लाइन हो, अभी तो आपकी फर्टिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है, यू कैन जस्टिफाई दैट कि मैं इसको टीएच. लेकिन अभी तक आपको कोई भी ऐसा फीचर नहीं मिला सवाए हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर तो प्रेशर की वजह से आ रहे होंगे, लेकिन अभी जी जी. तक आपको सवाए दो तीन के माइल्ड सी एसाइटीज है पेल्विक, वो भी, और वो है, तो इसके अंदर आप हिस्ट्रेक्टमी और बीएसओ करके पेशेंट को रिस्क पे डाल रही हैं. और हिस्टोपैथोलॉजी केम टू बी समथिंग बिनाइन, तो फिर क्या करेंगी? यस तो मैडम. पूरा ये मैडम मैं, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है ना? जी, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी हो सकती है ना? कुछ भी हो सकता है, अभी तो आपने फीचर्स ही सिर्फ देखे हैं ना. इवन कॉम्प्लेक्स बिनाइन सिस्ट भी तो हो सकती है ना, जी मैडम. ठीक है ना. सॉलिड सिस्टिक मुझे एरियाज होते हैं, कोई डर्माइड हो सकती है. डर्मोइड हो सकती है मैडम. हाँ, तो हो सकता बेशक CA 125 रेज्ड है, बट इतना भी रेज्ड नहीं है. और सबसे जी जी. ज्यादा सस्पिशन जो आपका टॉपिक आज का है वो बॉर्डर लाइन है. जी मैडम. ठीक है, तो वो मैडम हम, मैं फिर मेलिग्नेंट से, फिर इस पे अब मैं मेलिग्नेंट पे पहुंच गई. ओके मैडम. हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंसल चीजें माय पेशेंट सारी अबाउट. ध्यान में रखनी है कि ये कोई टीबी में, तो आपका जो डीडी है ना, उसको आपने जी मैडम. जहन में रखते हुए मैनेजमेंट प्लान करना है, ठीक है, कि आपने इसका फ्रोजन सेक्शन करना है,
फिर उसकी बेस पे आपने फर्दर डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, प्रोसीजर क्या करना है। ये तो आपको हो गया कि जी आपने स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है, लेकिन अंदर सर्जरी क्या ऑफर करनी है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रोजन सेक्शन। जी जी, फ्रोजन तो डॉक्टर सेक्शन के गुरत अंदर अगर क्या बॉर्डर लाइन म्यूसिनस आ गया है फ्रोजन सेक्शन पे। जी मैडम। तो अब क्या ऑफर करेंगी? मैडम अब मैं उसको ऑफर करूंगी यूनिलेटरल सेल्पिंगो ओफरेक्टमी एंड विल डू वाई ओमेंटेक्टमी। सेल्पिंगोफरेक्टमी यूनिलैटरल? वाई? म्यूसिनस है, बॉर्डर लाइन है, आपकी पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है। वाई आर यू देखिए मैडम टू पुटिंग अवॉइड योर पेशेंट ऑन मैडम रिस्क? मैडम फिर मैं उसको मीनोपॉज और वो सारे रिस्क से भी तो बचाऊंगी ना। लेकिन आप अगर उसको उसमें बॉर्डरलाइन ओवेरियन ट्यूमर है दूसरी तो सिस्ट, मिलिग्नेंट दूसरी पोटेंशियल। डिजीज, दूसरी ओवरी आपकी हेल्दी है। मैडम उसका फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस पे आपने बता दिया ना कि ये जो ट्यूमर है और वो उधर सिंपल सिस्ट है और उसका हाँ, साइज आपने बताया 2 x 2 सेंटीमीटर है। मैडम वो तो वैसे ही इनसिग्निफिकेंट नहीं है 2 x 2 सेंटीमीटर। इनसिग्निफिकेंट है, बाद में जाके वो हो गई तो ये भी तो इनसिग्निफिकेंट थी मैडम प्रेगनेंसी उसकी में। सिस्टेक्टमी कर देते हैं अगर उसको सिर्फ सिंपल उसकी एस्पायरेशन कर दें। बच्चे, देखे मेरी बात सुने, जब फैमिली कंप्लीट नहीं है बॉर्डर लाइन में, तो बॉर्डर लाइन तो है ही है ना। अच्छा चलें, बॉर्डर जी लाइन है। आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज द रिलैप्स रेट आफ्टर सिस्टेक्टमी? ओके, हम यूं करते हैं, व्हाट इज द रिलैप्स रेट? मैडम रिलैप्स रेट आफ्टर सिस्टेक्टमी इज कितना था मैडम, एक मिनट मैंने कही थी आपने क्या था मैडम। सिस्टेक्टमी के बाद 12 से 58% मैडम। यस, 60% ऑलमोस्ट। तो डोंट यू जी थिंक इट इज मोर? ओके, अगर आप सेल्पिंगो उफरेक्टमी करते हैं तब कितने परसेंट है? मैडम तब 0 to 20%। 20% है ना। जी 60, 20 और 5 याद कर लें, ठीक है। इवन आपने रेडिकल सर्जरी कर दी है तो रिलैप्स रेट फाइव तब परसेंट भी। है। जी मैडम सो 5 to 7। बॉर्डर लाइन इज नॉट दैट मच के अगर सिर्फ फर्टिलिटी उसकी डिजायर होगी तो ये चीजें आपने ऑफर करनी है। जिसके 3 बच्चे जी हैं, मैडम अदरवाइज हम उसको कंप्लीट साइटो रिडक्टिव है सर्जरी उसकी ऑफर करेंगे। कंप्लीट जी जो जी मैडम। डेफिनेटिव स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है बॉर्डर लाइन का, दैट इज सेम जहन में एज फॉर रखना है। इन्वेजिव डिजीज। जो कल वाला केस था, वो सीए बेशक था, स्टेज 1A था, लेकिन उस वो अनमैरिड बच्ची थी, उसको हम ओफरेक्टमी तो ऑफर कर सकते हैं, सिस्टेक्टमी भी ऑफर कर सकते हैं, और साथ में उसको कहेंगे भाई यहाँ पे आप उसको सेल्पिंगो ओफरेक्टमी करके एचआरटी पे डालें। आप बात ओके करें कि मैडम। आई विल ऑफर हर THBSO along with the full staging and cytoreduction, and I will put her on HRT in post operative period। ठीक है, आप इस पेशेंट को HRT पे डाल देना। जी मैडम। ठीक है, पोस्ट मैडम सर्जरी। फॉलो अप इनका सेम होगा जैसे अगर हमने किसी में वो कंजर्वेटिव सर्जरी की थी कि जिसमें हम 3 मंथली उनको बुलाते हैं, इस या जब हमने हाँ, रेडिकल सर्जरी कर ली। ठीक है। अब इसके बाद आप इसको डालिए एनहांस रिकवरी प्रोग्राम पे, डालिए इसको पोस्ट ऑपरेटिवली, डीब्रीफ करें उनको, फ्रोजन सेक्शन के बारे में डीब्रीफ करें, सर्जरी के बारे में डीब्रीफ करें, और उसको फॉलो अप पे बुलाएं 2 वीक्स के बाद विद फर्दर हिस्टोपैथोलॉजी, डिटेल हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, ताकि आप उसमें फर्दर देख सकें कि यूट्रस की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई थी, पैरामीट्रियल की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी। ठीक है। मैडम मेरा क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, फिर मुझे भूल जाएगा कि जब आपने कहा कि फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस हमने किया, हम्म। अगर फर्ज करें वो कुछ कौन सी ऐसी ऑप्शन होती इस सारे सिचुएशन में कि जिसमें मैं फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस पे उसकी रेडिकल सर्जरी ना करती। कोई भी नहीं, अब अगर बॉर्डर एक लाइन पेशेंट आ जिसकी गया ना, फैमिली भी कंप्लीट है मतलब जहां तो पे मेरे भी ख्याल कोई में। भी बॉर्डर लाइन आ गया, ठीक है, हाँ और वो उसमें फ्रोजन सेक्शन कहता है बिनाइन, सिंपल बिनाइन सिस्ट है, टर्माइड अच्छा, सिस्ट है, तो फिर फिर आप मैं उसकी इस सिस्टेक्टमी सिचुएशन में ऑफर कर देती। कोई भी बिनाइन फिर मैं इसी को मैं यूं करती हूँ, जो हमने कल बिनाइन सिस्ट को डिस्कस करना है, तो जी हिस्टोपैथोलॉजी पे वो आ रही है कि डर्माइड सिस्ट है, सिंपल सीरस ओके सिस्ट है, मैडम। नो एटीपीआ मेलिग्नेंट सेल सीन।
सही हो सिंपल गया मैडम, सीरस समझ आ सिस्ट गया है, मुझे। सिंपल म्यूसिनस सिस्ट है, सिस्ट एडिनोमा है, सिस्ट कार्सिनोमा नहीं है। समझ आई बात की? जी मैडम, अभी समझ आ गया मुझे कि हाँ। बेसिकली जो हमारी बिनाइन कंडीशंस हैं, जैसे कोई एंडोमेट्रियोमा हो हाँ, सकता या है, ये पेशेंट डर्माइड हो कहती कि सकता जी है, मेरा तो अभी शादी को 1 साल हुए हैं और मुझे तो ये मसले शुरू हो गए हैं। तो तब अब फिर हम म्यूसिनस पे भी उसको कंजर्वेटिव सर्जरी हाँ, दे देते हैं। कंजर्वेटिव करती है, और इसकी तो ऑलरेडी अपेंडेक्टमी हुई भी है, तो हमें अपेंडिक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। निकालने की जरूरत नहीं है। जी मैडम। तो ये आप मेंशन करेंगी कि एज ऑलरेडी पेशेंट अपेंडेक्टमी हैज बीन डन, सो आई विल गो फॉर द THBS ओनली। ये मेंशन करेंगी ताकि एग्जामिनर को ये बात पता चले कि आपको ये बात पता पता लगे, थी। हमें पता है। ठीक जी है, सो मैडम। मेंशन जरूर करना है। ठीक है। डॉक्टर कुरैत, काइंडली ये रिपीट कर दें, ये रिपीट कर दें डॉक्टर कुरैत। क्या चीज? मैम ये भी, ये लास्ट वाली बात जो आपने बताई है पेंडेक्टमी वाली, ये काइंडली रिपीट हाँ, कर ये मैं दें। बता देती हूँ कि आई विल ऑफर दिस पेशेंट एज माई पेशेंट इन फ्रोजन सेक्शन, देर इज mucinous borderline tumor, so I will offer the patient staging laparotomy with complete cytoreduction in the form of TAH-BSO, as my patient has completed her family and there is no desire further for any child, so I will offer this. As my patient's appendectomy already done, so I will only do the TAH-BSO. And I will put the patient, I will, after surgery, I will implement the enhanced recovery program in the post-operative period, debrief the patient about the frozen section report and the findings of the operative findings. And I will ask the patient to follow up with the detailed histopathology report and further management and discuss in the tumor board, which involve the gynecological oncologist, histopathologist, एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। इसमें रेडियोथेरेपी नहीं होती, इसमें वो होती हैं, जी ट्यूमर्स होते हैं ये। ठीक है। मैडम, इसमें कीमो भी नहीं होती, ये जरूरत नहीं हाँ, पड़ती। ये याद रखें कि मैडम। रिकरेंस ऑफ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखना, ये भी आपकी तकरीबन नॉन इन्वेसिव टाइप है। ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बॉर्डर लाइन ट्यूमर का एक एक छोटा सा वो ना फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा इन्वेसिव टाइप नहीं है, नॉन इन्वेसिव है। ठीक है। तो नॉन इन्वेसिव में हम यूजली अगर अर्ली डिजीज है तो उसमें कंजर्वेटिव सर्जरीज कर सकते हैं। ये नजर आ रहा है? ठीक है। अव्वल तो जितने भी जी ये मैडम। ट्यूमर्स होते हैं इस तरह के, इनको हमने कैंसर सेंटर के साथ लेजॉन करके करना होता है। अगर तो उसकी फर्टिलिटी डिजायर नहीं है तो उसमें फिर कोई दो इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव की बातें ही नहीं है। ठीक है, फिर तो आप कंप्लीट सर्जरी करें और क्लोज फॉलो अप रखें। लेकिन अगर कोई फर्टिलिटी डिजायर्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन में यही चीजें हैं। लेकिन ये हमने भी डिसाइड करना होता है कि यार 3 बच्चे हैं, अब मैं इसकी फर्टिलिटी डिजायर को क्या देखूं। ठीक है, 3 बच्चे तो हो गए उसके। ठीक है। जी तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट, फिर इस तरह के जहाँ वो पैरा 1 होती, पैरा 2 होती, तो ठीक है, पैरिटी 3 है। आपकी जो किसी भी नेशन को मेंटेनेंस में रखने के लिए उस नेशन का जो फर्टिलिटी रेट होता है वो 2.7 होता है। 0.7 बच्चा तो पैदा नहीं कर सकते, तो 3 कर लो। ठीक है। कि यानी अगर हर फैमिली भी 3 बच्चे पैदा करे तो वो नेशन जो है मेंटेनेंस में रहती है। ठीक है। तो बैलेंस रहता है उस नेशन का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी नेशन के लिए। तो इसके 3 बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको फर्टिलिटी की डिजायर हम उस तरह से कर सकते हैं। तो इसका पाथवे तो बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि फर्टिलिटी डिजायर है, तो फिर आपने देखना है कि स्टेज कौन सी है। क्या एडवांस स्टेज है, अर्ली स्टेज है? सिर्फ अर्ली स्टेज जो 1 होती है, 1A, बिल्कुल ही उसी तरह जैसे मिलिग्नेंट में 1A तक हम फर्टिलिटी ऑफर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अंदर चूंकि दूसरी सिस्ट लग सिंपल ही रही थी, लेकिन चूंकि ये वाली सिस्ट भी प्रेगनेंसी में 1 साल पहले सिंपल ही थी, और विद इन 1 ईयर जो है वो अब जब आई है तो वो कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो आप बेहतर है कि दूसरी को एक दफा देख लें, अगर कंजर्वेटिव भी करना है तो।
ठीक है, तो उस सिस्ट को भी रिमूव करके उसकी फ्रोजन सेक्शन करवा लें या हिस्टोपैथोलॉजी करा लें। डॉक्टर मैडम मैं एक कुरत दफा इसकी मैनेजमेंट 2 मिनट में रिवाइज करूं? जी जी, मैं एक मिनट जी शेयर जी ले कर। डॉक्टर कुरत जी जी, डॉक्टर कुरत क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन। जी जी, ले ले जी, क्वेश्चन पूछ लें। पहले मैम मैंने क्वेश्चन पूछा आंसर था कर यहाँ लें, पे फिर मैं आप हादिया इसको कंपाइल कर लें। मैं उतने में क्वेश्चन आंसर सेशन ले लूं और साथ में ठीक है मैडम, फीडबैक भी ऐसे ले करो। लें। पहले जी जी मैडम। क्वेश्चन आप पूछ लें, फिर मैं फीडबैक पूछती हूँ। मैम अगर वहाँ पे फ्रोजन सेक्शन की फैसिलिटी ना हो तो फिर हमने ऐसी सिस्ट को मतलब क्या करेंगे फिर हम उस टाइम THBSO नहीं करनी, क्या करेंगे हम? बेटा अपने सेंटर ही उसमें भेजना है जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हों। फिर आप उसकी THBSO हुई ऑफर कर दें उसको, क्योंकि आप उसकी मलिग्नेंसी सस्पेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फैमिली मैडम हिस्ट्री है ना। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो है वो जी जी, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट क्या? मैडम हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं वो क्या लिख के देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है या वो खुद बता मतलब देते नहीं हैं है बॉर्डर लाइन है। फ्रोजन उसके अंदर सेक्शन पे? वो ये देखें, आपको सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, डिफरेंट न्यू ए वो एटीपिया नजर आते हैं। साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रेशो जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। न्यूक्लियस आपका बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। हम्म। ठीक है, और उसके अंदर आपको ये देखें हम्म। सीरस के, ये देखें बड़े बड़े मोटे मोटे सेल नजर आ रहे हैं। हम्म। आ रहे हैं ना नजर? हम्म। ठहरे, जी। ये देखो, इसके अंदर ये देखो, ये सीरस बॉर्डर लाइन ट्यूमर है। वो इस तरह से पिक्चर आपको देते हैं। तो ये डॉक्टर कुरत फिर ये मतलब हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ मेलिग्नेंट है। बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर्स हैं, ऐसे ऐसे नजर आएंगे। ये बीच में देखो पिंक पिंक एरियाज नजर आ रहे हैं। इस सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस सब कितने बड़े बड़े हुए हैं, पर्पल वाले, ये देखो। वो कह रहे हैं कि ये वो भी, ना बिनाइन है और ना वो मेलिग्नेंट। हाँ, इसमें अब आपको पेपिलरी प्रोजेक्शंस नहीं उस तरह से नजर आ रही। ठीक है, इसके अंदर भी आप देखें नीला नीला काफी ज्यादा हुआ है। और ये छोटे छोटे लेक्यूनेस जो है वो म्यूसिनस आपको नजर आ रहा है, ये वाइट वाइट जो है। ठीक है, तो ये म्यूसिनस है वाइट वाइट। और उधर जो आपको पिंक पिंक ये सारा नजर आ रहा है, ये सीरस है। ये डॉक्टर आपको कुरन मुझे भी हिस्टोपैथोलॉजी क्वेश्चन। वाले ये कहाँ में? यूं फाइंडिंग्स दे देंगे कि लेक्यूनेज ऑफ म्यूकस इज सीन। ठीक है, पिंकिश ये देख, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ वो दे देंगे। न्यूक्लियर स्ट्रैटिफिकेशन एंड हाइपरक्रोमेसिया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, प्रेजेंस ऑफ माइटोटिक फिगर्स। फिर माइटोटिक फिगर्स की आगे से वो डिवीजन्स दे देते हैं कि इतने परसेंट माइटोटिक फिगर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, स्ट्रोमा जो है वो एब्सेंट है। बॉर्डर लाइन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो नीचे स्ट्रोमा है ना, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा होता। ठीक है, जैसे ये है, ये एपिथीलियम है सारी, और ऊपर ये स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा के अंदर आपको कोई एटीपिया नहीं नजर आ रहा। ठीक है, सिर्फ ये ऊपर में एपिथीलियम है, एपिथीलियम के अंदर ही ये सीरस की लेक्यून है। नीचे ये जो पोर्शन है इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपको सीरस नजर आ रहा है, ये सीरस है, ये सीरस है। ठीक है, और ये देखें ये लेक्यूने है, और ये ऊपर स्ट्रोमल टिश्यू है। इसके अंदर कोई आपको सीरस का वो नहीं लग रहा, ये एपिथीलियम है। और ये एपिथीलियम में ही सारा म्यूसिनस नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हिस्टोपैथोलॉजी वाले इस तरह के फीचर बता के भेजते हैं। डॉक्टर कुरन, जी डॉक्टर कुरन मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जो जी है जी, जब भी हाजा ने ये केस प्रेजेंट किया तो इन्होंने जो है वो जब इन्होंने पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस मांगी थी तो उसके बाद स्टेजिंग लेप्रोटमी में जाने से पहले जब इनको एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया था कि ये मल्टीलोक्युलर और मास है और इसमें सिस्टिक एरिया है, सॉलिड एरियाज हैं, तो और फिर जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी था दूसरी साइड पे, तो ये सारे फीचर्स जो थे वो मेलिग्नेंसी को वो कर रहे थे, शो कर रहे थे ना। तो इन्होंने फिर सीटी स्कैन पहले क्यों नहीं किया विद कंट्रास्ट वो जाने से वो पहले करना है, लेप्रोटमी वो में? करना है, बिल्कुल परफॉर्म करना है। वो भी हमने मैंने ताकि जो हमारे बीच, पास और एडिक्वेट रिपोर्ट हो और हम इंट्रावीनस पैलोग्राम भी दोनों साइड का करवाएं ताकि हमें सारा अपना यूरेटर किडनी का स्टेटस पता हो। फिर हाँ जब ताकि हम खोलें तो हमें कम से कम जो है वो हाँ, हमें डैमेज के वो हमारे वो पास हमने करवाना है, रिस्क। वो वर्कअप। उन्होंने उन्होंने एक जुमला बोल दिया था कि एडमिट एंड बेसलाइन मिसिंग इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उनमें वो बोलना है कि आपने
ये वर्कअप कराना है और कोमॉर्बिड को एड्रेस करना है, वो जुमला तो बोल दिया लेकिन डिटेल आगे से नहीं बोली। जैसे बिल्डअप ऑफ एचबी को यही मैं बोलना है पूछना चाह आपने, रही थी। बिल्डअप ऑफ एचबी जी। को आपने बोलना है कि आप 2 पैक सेल्स लगा के उसको 10 करके फिर आप करेंगे, लेकिन उन्होंने एक जुमला बोल दिया क्योंकि था कि मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस और सॉरी कंप्लीट वर्कअप फॉर स्टेजिंग, लेकिन उन्होंने वर्ड नहीं बोला। उन्होंने ये क्योंकि बोला था आई मैडम, विल कंप्लीट द वर्कअप फॉर स्टेजिंग जी, एंड एनेस्थीसिया जी, फिटनेस, ऐसे बोल मतलब मैं दिया यही था। पूछना चाह रही थी कि ये सब बोलना है ना हमें जी पहले जी से। जी जी, आप बोल अच्छा, सकते और हैं। अगर ये अच्छा, एग्जामिनर और पे डिपेंड करता है कि वो इस जुमले को कवर अप कर लेता है या नहीं करता, लेकिन सीटी स्कैन इज इम्पोर्टेंट, उसका नाम जरूर लें। लेकिन हाँ, वो और उतना मैडम, कवर, उसका मार्क्स आपको शायद एग्जामिनर दे दे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा था। मैडम इन्वेस्टिगेशंस के 2 मार्क्स होते हैं जब हमारा केस आता है हम्म। तो। हाँ, अच्छा तो हो मैडम, सकता है एक और बात। इन्वेस्टिगेशन में मैं पूछ ले कि अच्छा इसने सीटी पूछा था, तो इसका मतलब है इसने सीटी करवाना और है। ट्यूमर मार्कर्स भी करवाने हैं जी जी बिल्कुल, हाँ ट्यूमर मैडम, ये मार्कर्स तो मुझे भी करवाने हैं ना। मुझे भी पूछना है कि CA 125 तो दिया हुआ है, लेकिन हमें दूसरे ट्यूमर मार्कर्स करवाने हैं ना इस पेशेंट के। CA 125 रेस्ड है, बाकी LDH वो कराना है, लेस देन 40 है तो LDH और वो सारे कराने हैं। कराने हैं ना, क्योंकि मैडम इसमें तो अभी हमें पता नहीं है ना कि ये कौन ना सा के है हमें। बॉर्डर लाइन वो इसलिए एपिथेलियल ही होते हैं यूजली, लेकिन अच्छा, आपको और जर्म मैडम सेल जब को, हमने इसको नॉन एपिथेलियल को रूल आउट जरूर करना है। करना है। अच्छा मैडम, और हम जब इसकी हमने लेप्रोटमी के लिए जा रहे हैं तो हमने कंसेंट लेना है, जो है वो हमें साथ में पेल्विक क्लियरेंस का इस पेशेंट से, इस स्पेसिफिक केस का ही पूछ रही हूँ कि इस स्पेसिफिक पेशेंट से कि जिसकी जो है वो पैरिटी कंप्लीट है, तो हम इसे काउंसल करके और सारी बातें बता के इसकी डिजीज के बारे में और इसको काउंसल करके इससे पेल्विक क्लियरेंस का कंसेंट लेके इसके फ्रोजन सेक्शन पे जाके, तो फिर अगर वो उस पर पॉजिटिव आता है तो हम साथ में पेल्विक क्लियरेंस कर देंगे इसकी ना, इसकी इस डबल पेशेंट की। काउंसलिंग होगी। इसकी आप पहले काउंसलिंग करेंगे कि जी हम आपकी करने लगे हैं और ये हम ऑप्शंस बीच में रखेंगे, और फिर आप स्टे, जब आपका फ्रोजन सेक्शन आता है एक बंदे को आप बाहर भेजते हैं, सिचुएशन बताते हैं और एक रिपीट कंसेंट हो जाती है। अच्छा, सही मैडम, मतलब हमें हम दोबारा प्रैक्टिकली से भी ऐसे कंसेंट ही को कर रहे रिव्यू होते करना हैं। होता है। जब हम हाँ मैडम, प्लेसेंटा एक्रीटा भी प्रैक्टिकली भी करते हैं ऐसे तो ही हम कर रहे हैं। हिस्टेक्टमी की कंसेंट लेते हैं, और फिर एक दफा अंदर जब हाँ अंदर से मैडम। दोबारा भेजते हैं कि जी ये वाकई प्लेसेंटा एक्रीटा है और हमें इसकी बच्चेदानी निकालनी हाँ पड़ेगी, तो हम एक दफा आपसे दोबारा कंसेंट ले रहे हैं। ठीक जी है। मैडम, इसी तरह होता है। हम्म। ठीक है मैडम, सही। ओके मैडम। जी जी, डॉक्टर हिस्ट्री के सुमित, अंदर किसी मेरा ने भी कोई एक और क्वेश्चन चीज है। ऐड करनी हो या पूछनी हो तो हिस्ट्री में पहले पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है तो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन से, फिर मैनेजमेंट का मैं पूछती हूँ। एग्जामिनेशन में अगर जैसे वो आपको एग्जामिनर को पहले हम सबसे पहले उसकी शिफ्टिंग डलनेस चेक करते हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं होती तो फिर हम फ्लूइड थ्रिल तो नहीं चेक करते, ये दोनों को नहीं, हमने अलग एक चीज अलग करते करना हैं, होता शिफ्टिंग है। डलनेस कर लिए तो फिर फ्लूइड थ्रिल ना करो। यूजली आपने शिफ्टिंग डलनेस से ही एसाइटिस का पता चल जाता है। फ्लूइड थ्रिल तो जो मैसिव जी, एसाइटिस होती है ना, सिर्फ। जी हाँ, जी। जो नजर भी आ रही और हो। अगर जी, और लॉजिकली अगर आपको एग्जामिनर ने कह दिया है कि फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव है तो फिर आप शिफ्टिंग डलनेस की बात ना ना करें। कर, शिफ्टिंग डलनेस की आप बात नहीं करेंगे, फ्लूइड थ्रिल जब आ गई तो फिर शिफ्टिंग डलनेस से जी आपने क्या निकालना है, एसाइटिस ही जी, निकालनी है, ठीक तो वो है। तो आपको पता चल जी गया जी। फ्लूइड थ्रिल से। सुप्रा सुप्ला क्लेविकुलर के तक तो नहीं जाते ना ये नोड्स, आप नोट्स चेक करना इंग्वाइनल पे है, रहें। मैथ्स के साथ पेशेंट। जी, कश्यप आपकी आवाज नहीं आई मुझे, क्या पूछ रही हैं आप? मैं पूछ रही हूँ कि सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स चेक करने होते हैं जब मैस हाँ, ओवेरियन मैस का जब पेशेंट आप होता है कर तो। सकते हैं, इन लिम्फ नोड्स को देख सकते हैं आप, कोई पैल्पेबल अगर आपको आ रहे हैं तो। लेकिन इसके अंदर आपको बेसिकली सुप्रा क्लेविकुलर तो नहीं आते ना, वो तो मेड्स में होंगे। इसमें यूजली आपकी एओर्टा तक जी सर, जाते हैं, एओर्टा तक जाते हैं। जी सर, ठीक है। मुझे ना मैनेजमेंट में भी एक दो क्वेश्चन पूछने, मैं भी पूछ लूँ? जी जी छोटे पूछे। छोटे। हाँ, मुझे ये पूछना है कि इसकी जो सर्जरी होगी वो कैंसर सेंटर में, तो मतलब गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करेगा ना सर्जरी, बिल्कुल, या कैंसर गायनेकोलॉजिस्ट करेगा? सेंटर जाना है ये।
ठीक है, एम ठीक रूल है। आ गया, और ये दूसरा 125 रेज आ गया, बहुत ज्यादा नहीं आया। देखिए आप इसका क्या स्कोर बनता है, यू स्कोर 3, अगर रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स भी देखें तो 3 into 65 थोड़ा ज्यादा बनता है। ठीक है, बेशक पोस्ट मेनोपॉजल के 3 नंबर नहीं होंगे, बट 3 into 65 RMI होता है। आयोटा के अंदर भी 3 स्कोर यू स्कोर का आ रहा है। तो ये गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही करेगा, ट्यूमर बोर्ड बैठेगा, वो डिसाइड करेगा सारा कुछ। फिर इसके सीटी स्कैन ठीक है। और होगा, दूसरा फिर क्या इसके बोलते ट्यूमर मार्कर्स हैं? होंगे, इसकी एचबी बिल्टअप की जाएगी, पैक सेल्स, इसके 2 पैक सेल्स अरेंज करवाए जाएंगे सर्जरी के लिए। फ्रोजन सेक्शन की अरेंजमेंट की जाएगी। फ्रोजन सेक्शन नहीं होगा तो क्या करना है, फ्रोजन सेक्शन होगा तो फिर कैसे फॉरवर्ड करना है। फ्रोजन सेक्शन नहीं है फिर तो ठीक है। सिंपली फैमिली कंप्लीट है, तो आपने TH BSO की तरफ चले जाएं, बिकॉज यू हैव अ सस्पिशन ऑफ लिग्नेंसी। मैडम वो जैसे कहते हैं कि जो एक्सटेंसिव लिम्फेडिनेक्टमी है उसका जो है ना इतना कोई बेनिफिटेड रोल नहीं हाँ। है इन द सर्वाइवल। तो हम्म। ऐसे पेशेंट पे जहाँ पे हमारे पास फ्रोजन सेक्शन की ऑप्शन भी नहीं है, हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कि हम करें आपने कि ना देखिए करें? स्टेजिंग जो मैंने आपको कहा था, डीबल्किंग, प्राइमरी सर्जरी करें, TH BSO करें, इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी करें, स्टेज 1 भी है, तो आप वो सारा कुछ करें, लेकिन लिम्फ नोड की सिर्फ असेसमेंट करें। सस्पेंड करेंगे जी। हम्म। अगर कोई सस्पिशियस लगेंगे तो फिर देन वी फिर विल उसकी आप अगर सैंपलिंग नहीं है कर तो लें, फिर अदरवाइज आपने नोड्स को नहीं छेड़ना अर्ली में। नहीं चाहिए जी मैम। डॉक्टर ठीक है। पुरोहित, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बॉर्डर लाइन है, जर्म सेल है, फिर इन सब की ट्रीटमेंट तो सेम ही होगी ना, कि हमने पहले उसका फ्रोजन सेक्शन करना है और उसके हाँ बाद हाँ हमने बिल्कुल ऐसे ही है, फ्रोजन THPS। सेक्शन का बहुत ज्यादा रोल है। इसीलिए तो अब जो गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिस्ट की बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है, आपके ट्यूमर बोर्ड में वो बैठते हैं। ठीक है। अब आप ये थोड़ा सा टोग आर्टिकल को देख लें हम्म। कि ये हिट्रोजेनिस ग्रुप ऑफ दूसरा अभी ट्यूमर्स जो होते आप हैं। फ्लो ठीक। चार्ट अभी जो आप फ्लो चार्ट दिखा रही थी। हाँ वो मैं दिखाते हैं लगी हूँ, ये टोग आर्टिकल पूरा ही आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। रेडिकल सर्जरी जो है आपकी जो है वो इसकी मॉर्बिडिटी को रिड्यूस कर देती है। ठीक है। सिर्फ कंजर्वेटिव सर्जरी आपने उनमें एक्सेप्टेबल होती है, ऑल्टरनेट होता है जिनमें फर्टिलिटी रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने जो फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्ज, सबसे पहले तो आपने ये देखना है 10 to 15% ही होता है, और इनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होता है। इवन जो स्टेज 3 पे भी गए हुए होते हैं ना, उनका भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अगर आप उनको रेडिकल सर्जरी ऑफर कर दें तो उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और इसका बरका के साथ कोई ताल्लुक बॉर्डर लाइन का नहीं होता, यंगर पेशेंट्स के अंदर ये होती है, OCPs इसके लिए प्रोटेक्टिव नहीं होती। ठीक है। इसके अंदर जो जीन्स पाथवे होता है वो BRAF और KRAS होता है। ठीक है। पाथवे, इसका बरका से कोई ताल्लुक नहीं होता बॉर्डर लाइन का। ठीक है। कुछ कुछ सीरस होते हैं जिनमें P53 म्यूटेशंस आ सकती है। ठीक है। जो हाई ग्रेड सीरस होते हैं। ठीक है। कॉमनली इनके अंदर सीरस होते हैं, और उनकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होती है, माइक्रो पेपिलरी होते हैं, माइक्रो इन्वेसिव होते हैं। ठीक है। और म्यूसिनस के अंदर आपको म्यूसिनस नजर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं वो एंडोमेट्राइल, ये यूजली एपिथेलियल में ही होते हैं, जर्म्स में बॉर्डर लाइन नहीं होता, इसीलिए वो नॉन एपिथेलियल में आता है, उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये उनकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स नजर आती हैं। ठीक है। प्री ऑपरेटिवली आपको पेल्विक मैस मिल सकता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी, वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है और वो इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकती है। जैसे इस पेशेंट के अंदर शुरू में इंसिडेंटल फाइंडिंग आ रही थी, उसको प्रॉब्लम कोई नहीं थी। ठीक है। फिर जो आपका होता है वो कैंसर सेंटर में होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलिटी डिजायर और नॉट। अगर फर्टिलिटी डिजायर नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी कंप्लीट सर्जरी करें। अगर फर्टिलिटी डिजायर है तो सिर्फ अर्ली स्टेज 1 तक ही आप कंजर्वेटिव कर ले सकते हैं। एडवांस स्टेज है तो फिर आप ये देखें कि उसके इन्वेसिव प्लांट्स हैं, तो फिर आप उसको कंप्लीट सर्जरी ऑफर करेंगे। ठीक है। अगर नॉन इन्वेसिव है तो आप कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको फॉलो अप बहुत क्लोज रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इनका रिलैप्स बस मैं रेट, यही तो पूछती थी। जैसे जर्म सेल मैं ट्यूमर्स यही विद इन पूछ- 2 years आते हैं ना, इनका रिलैप्स रेट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। हम्म। अच्छा डॉक्टर गुरन, मैं इधर ही पूछना चाह रही थी कि ये जो इन्वेजिव इम्प्लांट्स, फर्टिलिटी अगर डिजायर्ड और एडवांस्ड स्टेज है तो हमें इन्वेजिव इम्प्लांट्स का फ्रोजन सेक्शन में पता चल जाएगा?
वो आपको नेकेड आई से नजर आएंगे ना, पेरिटोनियम भी नजर आएगी आपको, आपने उस वक्त मैडम साइटोलॉजी जो दी वो भी फ्रोजन सेक्शन में पता चल जाएंगे, इन्वेसिव इम्प्लांट्स। ठीक है, इन्वेसिव का मतलब है स्ट्रोमा भी इन्वॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, इन्वेसिव में दो तरह से, वो तो मेट्स में आ जाते हैं ना। एक इन्वेसिव में होता है कि यूजली ये स्ट्रोमा को इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ एपिथीलियम तक रहते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रोमा को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो इन्वेसिव हो गया है। और ठीक है, और ये जो फ्रोजन सेक्शन होता है इसमें हाँ उसमें पता लग जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर आपके ये अब मैनेजमेंट में आ जाए। ठीक है, डिपेंड ऑन द जी एज एंड पोटेंशियल डिजायर फॉर द प्रेगनेंसी एंड जी नेचर ऑफ द पेरिटोनियल इम्प्लांट्स। तो स्टैंडर्ड वही है जो इन्वेसिव ओवेरियन कैंसर का होता है। ठीक है, उसमें भी एक्यूरेट स्टेजिंग और साइटोरिडक्टिव सर्जरी। वेयर पॉसिबल ओवेरियन टीरम शुड बी सब्जेक्टेड टू द फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस। ठीक है, डायग्नोसिस कैन समवट डिफिकल्ट बट हाउएवर बिकॉज ऑफ द हेटेरोजेनिसिटी ऑफ अपीयरेंस एंड म्यूसिनस वैरायटी जो है पर्टिकुलरली वो बहुत जल्दी पता चल जाती है फ्रोजन सेक्शन में। ठीक है, ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है, if frozen section is reported at borderline for older women with no fertility concern, complete surgery should be उसमें exploration of entire abdominal cavity with peritoneal washing, total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, infracolicomentectomy, appendectomy in case of mucinous tumor. 1/3 of the cases reported as a borderline at frozen section are later reclassified as invasive tumor. आपने फ्रोजन सेक्शन में तो इन्वेसिव किया, लेकिन जब आपने टीएच बीएसओ करके उसको भेजा तो वापसी में पता चला ये तो मेलिग्नेंट है, ये बॉर्डरलाइन नहीं है। ठीक है, तो उसमें although no survival benefit has been shown with lymphadenectomy in borderline ovarian tumor, to ensure that such cases of invasive disease are फिर fully staged with lymphadenectomy should be considered। अगर वो पहले बॉर्डरलाइन फ्रोजन सेक्शन में आए और बाद में वो इन्वेसिव आ गए तो फिर आप उसको दोबारा से उसकी लिम्फेडेक्टमी उसमें की कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आपने प्राइमरी सर्जरी ही करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अब आपकी जो वो होती है ना फर्दर सर्जरी, कि आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल बाद में सब टाइप बॉर्डरलाइन की आ गई, आपने कुछ प्राइमरी सर्जरी तो आपने कई की है और उसकी पे ही डिपेंड करती है इसकी फर्टिलिटी के ऊपर। लेकिन सम टाइम हमें उसको जब हमें दोबारा से पता चलता है कि जी वो है, तो उस वक्त हमें फिर दोबारा से समटाइम्स रीस्टेजिंग करनी पड़ती है उसको। ठीक है, तो उस रीस्टेजिंग में आपने फिर वही पेरिटोनियल वॉशिंग करनी है और मेंटेक्टमी करनी है, कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ पेरिटोनियम करना है। ठीक है, और उसमें विद और विदाउट हिस्टेरेक्टमी आप बाद में भी उसको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आप उसको रीस्टेजिंग जब करेंगे दोबारा से तो उसमें फिर दोबारा से ये चीजें ऑफर होंगी। ठीक है, अच्छा, कंजर्वेटिव सर्जरीज कहाँ पे, एक तो अर्ली स्टेज डिजीज होगी वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने जो अपनी फर्टिलिटी डिजायर होती हैं, दो बातें हैं। ठीक है, आप कंजर्वेटिव सर्जरी के अंदर आप स्टेजिंग तो कंप्लीट करेंगे लेकिन आप उसमें प्रिजर्व करेंगे यूट्रस को और एक ओवरी को। ठीक है, तो इसमें आपके पास टू कॉमन ऑप्शंस होती हैं, एक सिस्टेक्टमी की, एक यूनिलेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी की। ठीक है, आप सिस्टेमिक बायोप्सीज ले लेंगे अगर मैक्रोस्कोपिकली नॉर्मल कॉन्ट्रालेटरल ओवरी, उसकी आपने बायोप्सी नहीं लेनी नॉर्मल ओवरी की। ठीक है, उसके बाद आपने ये रिलैप्स रेट आप डिस्कस हो गया ऑलरेडी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इसके बॉर्डरलाइन ट्यूमर के अंदर जो स्पॉन्टेनियस फर्टिलिटी रेट है जिसमें आपने कंजर्वेटिव सर्जरीज की हैं फॉर फर्टिलिटी, तो 65% तक आपका स्पॉन्टेनियस फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आप बिल्कुल आईवीएफ ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन इंडक्शन विद क्लोमिफिन के साथ आप ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तो थोड़ा सा रिकरेंस का रेट बढ़ जाता है फिर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक और मैडम पॉइंट है कि अगर मैडम आपने फिर फर्टिलिटी के वही क्वेश्चन फर्टिलिटी डिजायर वाली पेशेंट की कंजर्वेटिव सर्जरी की है तो उसमें आपने उसको फिर काउंसल करना है कि जी 65% तो आप स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर लेंगी, लेकिन अगर आप आईवीएफ की तरफ जाती हैं तो फिर देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंस। ठीक है, मैडम जैसे अभी आपने बता रही हैं टॉक्स में, तो हमने जब इसकी प्राइमरी सर्जरी की और जो है उस पे फ्रोजन सेक्शन पे हमें
बॉर्डर लाइन म्यूसिनस आया। ये बॉर्डर लाइन आया, हम्म। मेलिग्नेंट नहीं आया, हाईली इन्वेसिव। तो हम म्यूसिनस आया, तो हमने उसका कंसेंट लिया और हमने उसको जो है, उसने कहा मुझे पेल्विक क्लियरेंस नहीं करवानी है। हाँ। तो फिर हम उस वक्त जो है वो, मतलब उसको कंजर्वेटिव सर्जरी में अगर हम लिम्फ इसमें नोड फिर छोड़ आप देते उसको हैं और सिर्फ फिर वो टीएच लिम्फ नोड्स बीएसओ बाद में। ऑफर कर रहे हैं ना। फिर आप इंट्राकोलिकोमेंटेक्टमी नहीं कर रहे, आप उसके मैडम फर्दर लिम्फ बायोप्सीज नोड्स नहीं के, ले रहे। मैडम एक प्रोफेसर थी हमारी, जब हम मैं मतलब मेरी अपनी प्रोफेसर थी जियाउद्दीन की, तो उन्होंने कहा कि ओमेंटम जो होता है वो सोर्स होता है ट्यूमर को पूरी बॉडी में फैलाने का और पूरी एब्डोमिनल कैविटी में फैलाने बिल्कुल का। बिल्कुल। जब आप जो है लो ग्रेड बॉर्डर लाइन भी, उसको लो ग्रेड मैलिग्नेंट भी अगर सस्पेक्ट कर रहे हो, तो ओमेंटम को अंदर क्यों छोड़ रहे हो? जी। ओमेंटम भी निकालो और जो सस्पिशियस लिम्फ नोड्स हैं वो भी निकालो। और हाँ, फिर उसके बाद उस, वो तो हम वही मतलब, आपकी बात कर रहे हैं ना, वो तो बात हो रही है ना कंप्लीट क्लियरेंस की, जहाँ पे आपको इम्प्लांट्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इन्वेजन आपको नजर आ रही है, फिर तो वो आपकी स्टेज ही चेंज हो जाती है ना। मैडम आप शायद जानती हो डॉक्टर सादका जाफरी को। वो मतलब जियाउद्दीन में सबसे ज्यादा नंबर वन पे आती हैं, टॉप में ना, कराची में। तो डॉक्टर सादका जाफरी जो थी वो कैंसर ऑन्कोलॉजी सर्जरीज बहुत ज्यादा करती थी ना अपनी टीम के साथ। तो उनके साथ ही मैं जब कई दो तीन दफा वॉश हुई, तो उनसे ही ये बात, मतलब उस वक्त हाँ दिमाग में बैठ गई, दिमाग हाँ में ना ये वो, बात बैठ गई कि ओमेंटम का जो होता है वो ओवेरियन में ओमेंटम देखिए और हमने पेरिटोनियम बात जो सोर्स एग्जाम ऑफ। में करनी होती है ना, वो हमने करनी होती है स्टडीज बेस्ड। एक क्लिनिकल प्रैक्टिस को हम कोट नहीं कर सकते, तो जनरली हम ओमेंटेक्टमीज कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी प्रेफर करते कि अगर अर्ली स्टेज है तो ना करें आप। कुछ लोग उसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन यस, अगर आपको इन्वेसिव इम्प्लांट ओमेंटम में नजर आ रहे हैं, फिर तो आपको ओमेंटेक्टमी करनी पड़ेगी ना। ठीक है, जी लेकिन अगर मैडम। इम्प्लांट्स जी नहीं है मैडम। तो फिर ओमेंटेक्टमी की जरूरत नहीं है। यस, उनका एक पर्सनल हो सकता है कि उन्होंने अपना रखा हुआ हो कि अगर बॉर्डर लाइन है या इन्वेसिव लग रहा है तो वो सारी ओमेंटेक्टमी कर देती होंगी, लेकिन बट फॉर द एग्जाम पर्पस आपने वही बोलना है जो कि आपको गाइडलाइंस कह रही हैं, ठीक है। यस, क्लिनिकल प्रैक्टिस के बहुत पॉइंट्स होते हैं, गुड प्रैक्टिस पॉइंट्स को हम कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट बिफोर एफसीपीएस, दैट इज आफ्टर एफसीपीएस। ठीक है। यस मैडम। अच्छा मैडम, और एक और बात, अगर हमें सस्पिशियस लिम्फ और नोड्स भी हमें मिल गुड रहे हैं प्रैक्टिस पॉइंट्स वो वहां पे हम लेते हैं जहां पर हमें गाइडलाइन में से या हमें किसी भी उसमें से कोई चीज नजर ना आए, तो फिर हम कहते हैं कि गुड प्रैक्टिस पॉइंट में क्योंकि ये बात लिखी हुई है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी मैडम। मैडम एक और बात ये कि अगर हमें लिम्फ नोड्स भी सस्पिशियस मिल रहे हैं, यानी हार्ड मिल रहे हैं, और उसकी सरफेस से हमें लग रहा है कि वो इन्वेजिव हैं, तो हम फर्स्ट स्टेज सर्जरी में लिम्फ नोड्स रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, फिर तो स्टेज 3C हो गई ना। सही फिर है, तो स्टेज मतलब वो, थ्री हाँ सी ठीक होगी, है फिर फिर। उसमें तो हाँ आपने, 3C हो गई। उसमें तो हाँ आपने और क्लियरेंस मैडम। सर्जरी करनी है, उसमें तो फिर साइटो रिडक्शन पे जाना है। ऑल जी मैडम ठीक है वो। मैक्रोस्कोपिक लीजन्स शुड बी रिमूव्ड। और मैडम रीट्रोपेरिटोनियल, ये मैंने आपसे वॉइस रिकॉर्डिंग में भी पूछा था, तो रीट्रोपेरिटोनियल जो होते हैं वो पेरिटोनियम के बाहर होते हैं, पैराटल पेरिटोनियम के एओर्टा के साथ, या पेरिटोनियम के अंदर होते हैं? है क्या मतलब रिट्रोपेरिटोनियल में? तो पेरिटोनियम के पीछे है ना, एओर्टा के साथ पड़े हुए हैं। एओर्टा खुद भी रिट्रोपेरिटोनियल है। यूरेटर भी रीट्रोपेरिटोनियल होता है ना, तो हाँ, मतलब ये यूरेटर हमें भी जो है वो, रिट्रोपेरिटोनियल है। तो ये वाले लिम्फ नोड्स हमें पीछे से सब कुछ एक्सटीरियराइज करने के बाद मिलेगा ना, जब हम टीएच बीएसओ पेरिटोनियम कर चुके जब होंगे। आप जैसे इंटरनल आइलिक लाइगेट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, ब्रॉड लिगामेंट को खोलते हैं, पहले एंटीरियर लीफ हाँ खोलते हैं, फिर उसका पोस्टीरियर लीफ खोलते हैं। जी। तो फिर मतलब आप इसमें भी हमने पूरा रिट्रोपेरिटोनियल यूज स्पेस में चले जाते हैं। फिर जब आप जी। रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में चले जाते हैं तो आप सैक्रल प्रोमोन्टरी के साथ जाते हैं, वहां पे कॉमन आइलियक है, उसके नीचे आप यूरेटर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको साइड पे करते हैं, फिर आप मीडियल टू लैटरल अपना वो क्लैंप घुसाते हैं, तो वो सारा स्ट्रक्चर रिट्रोपेरिटोनियल्स है। जी मैडम, तो ये हमें क्लियरली उस वक्त पता चलेगा ना जब हम टीएच और बीएसओ कर चुके होंगे, तो फिर हमारे पास हर हाँ, चीज बहुत क्लियर असेसमेंट हो तो आप जाएगी। उसको उसमें आपको रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो आप ऊपर से ही असेस कर सकते हैं कि लिम्फ नोड्स कैसे हैं। आपको ठीक है। रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस खोल के आप जाएंगे, आप देखेंगे, असेस करेंगे,
फिर आप बंद कर देंगे पेरिटोपेरिटोनियल स्पेस को, अगर आपको असेसमेंट में ठीक लग रहे हैं। असेसमेंट तो करेंगे ही ना सारे केसेस में। रिमूवल आप वहां पे करेंगे जहां पे आपको सस्पिशंस लगेंगे। अर्ली स्टेज में भी आप रिट्रोपेरिटोनियल असेसमेंट तो करेंगे ही। जी। में आई ये बात कि ये सारे ट्यूमर्स को जो है ना वो प्रोसीड उनको इन ट्यूमर्स को अप्रोच करने का ना मेथड एक ही है। बस हमने लाइन ऑफ मैनेजमेंट की बस वर्डिंग्स को थोड़ा सा चेंज करना है। एग्जैक्टली वही आप वहीं से काउंसलिंग से शुरू करेंगे। इनिशियली उसको थोड़ा डराएंगे कि जी यस वी आर सस्पेक्टिंग सम malignancy, बट फाइनल डायग्नोसिस विल बी आफ्टर हिस्टोपैथोलॉजी। सो आई विल एडमिट द पेशेंट, आई विल कंप्लीट द वर्कअप इन द फॉर्म ऑफ जो जो मिसिंग आपको दिया जाएगा वो आप बोलेंगे। अगर सीटी कराने की ज़रूरत है सीटी कराएं, एमआरआई की ज़रूरत है एमआरआई कराएं, कोमॉर्बिडिटीज को एड्रेस करना है तो अनीमिया को स्पेसिफिकली बोलें कि आपने उसकी HB10 करनी है और उसके लिए आप उसको पैक्सल्स लगाएंगे, ठीक है, एनेस्थीसिया फिटनेस लेंगे। डिपेंड्स। समटाइम एग्जामिनर अगर लीनियंट है तो आपका एक जुमला जैसे हादिया ने बोला था तो उसमें वो कवर कर जाए। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप उसकी कोमॉर्बिडिटी को एड्रेस करके आगे आप बातें कर लेके जा रही हैं। तो कुछ एग्जामिनर होंगे वो कहेंगे कोमॉर्बिडिटीज को भी बताओ कौन सी करोगी। ठीक है, अब ये पेशेंट में तो डायबिटिक और हाइपरटेंशन नहीं थी, किसी में हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी है। तो उसको डिटेल में अगर बताने लगेंगे तो शायद टाइम ज्यादा लग जाए, तो जुमला एक स्टेबल हो जाएगा कि जी आई विल एड्रेस द कोमॉर्बिडिटीज। ठीक है, इन्वॉल्व द डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियंस। ठीक है। सो उसमें फिर आपको डायबिटीज की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं BSR मॉनिटर करूंगी इंसुलिन लगाऊंगी, तो वो फिर सिंपल एक जब जुमला अगर कोमॉर्बिड को आपने एड्रेस कर दिया, आप आगे जाना चाह रही हैं, अगली डिस्कशन देखना चाह रहे हैं, तो फिर हो सकता है एग्जामिनर आपको उसमें डिटेल में कुछ नंबर ना भी काटे। ठीक है, बट आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, क्योंकि जो आपकी कोमॉर्बिडिटी को एड्रेस करना है ना वो आता है कम्युनिकेशन विद द कुलीग। ठीक है, तो वो जब आप अपनी कुलीग की सिलेक्शन अच्छी कर लेते हैं तो फिर वो उसमें भी कवर हो जाता है। फिर आप जी उसके मैडम। अगर ट्यूमर मार्कर्स करवाने वाले हैं तो वो जरूर करवाएं, ट्यूमर मार्कर्स करवाएं। फिर आप उसकी जो प्लान करनी है स्टेजिंग लेप्रोटमी, देन प्रोसीड, जो देन प्रोसीड वाला पार्ट है उसको फिर आपने इसी तरह से बताना है कि जी लिम्फ नोड्स हैं, रिट्रो इन्वेसिव इम्प्लांट्स हैं, ओमेंटम इन्वॉल्व है, यूरेटर इन्वॉल्व है, नेकेड आई में कि कहाँ पे आपको सस्पिशन लग रहे हैं। तो अगर तो आपको अर्ली स्टेज लग रही है या फ्रोजन सेक्शन में बॉर्डर लाइन आ रहा है तो आप फर्टिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उसको TH BSO ऑफर कर दें। ठीक है, और वही जो प्राइमरी डी बल्किंग होती है वो आप कर दें। लेकिन बाद में अगर खुदा ना खास्ता रिपोर्ट कुछ गलत आती है तो फिर आप रीस्टेजिंग भी कर सकते हैं और फिर उसमें आप लिम्फ नोड लिम्फेडिनेक्टमी ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने वही साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूर करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट को बीच में ज़रूर डालना है। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है। अम, अभी जो है बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर जो है वो मिड लाइन लेप्रोटमी से ही की जा रही है। ठीक है, लेप्रोस्कोपिकली नहीं हो रही। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर यह है कि बॉर्डर लाइन के अंदर कोई एडजुवेंट कीमोथेरेपी नहीं होती। हालांकि जर्म सेल जो ट्यूमर्स थे उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कीमोथेरेपी का और वो बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन जो ये वाले ट्यूमर्स हैं आपके बॉर्डर लाइन, इसमें कीमोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। ठीक है। सो आप बेशक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में अगर आपको इनिशियली फ्रोजन सेक्शन में बॉर्डर लाइन मिल रहा है तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को बोलें। ठीक है। हाँ, 60% तक इसका रिलैप्स रेट है, डिपेंडिंग ऑन के वो कौन सा सबसे ज़्यादा जो है वो सीरियस होते हैं। ठीक है, तो वो इन्वेसिव जो डिजीज हो सकती है वो। ठीक है, वही एवरी 3 मंथली फॉर 2 years एंड देन एवरी 6 मंथ फॉर 2 years आपने करना है और एनुअली देयर आफ्टर करना है। ठीक है, और ये बॉर्डर लाइन बिल्कुल एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसको दूसरों के साथ मिक्स नहीं करना आपने। ठीक है। हाँ, ट्रीटमेंट ऑप्शंस वही चल रही हैं जो उधर भी चल रही हैं, लेकिन इसको उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना। इनकी इन्वेसिव बॉर्डर लाइन और चीज़ है, वो दूसरे इन्वेसिव और चीज़ है। उनके इन्वेसिव को आप मेटास्टैटिक में करेंगे,
इसके इन्वेसिव को आप स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट में तक कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो ये इसका हमने थोड़ा सा डिटेल में टोग आर्टिकल भी देख लिया, ठीक है। डॉक्टर चलिए। फुरत, रिस्क रिड्यूसिंग जो है सर्जरी और ओवेरियन कैंसर, ये इसका स्टेशन कैसे आता है? ये किस तरह से पढ़ना है स्ट्रोक को? तो वो मेरे पास एक लिखा हुआ है, मैं देख के आपको बता दूंगी। अभी एग्जैक्ट सिनेरियो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो एक आया हुआ है, मैं आपको देख के बताऊंगी, ठीक है। ठीक है। हाँ, वो कल डिस्कस कर लेंगे, कल मैं देख लूंगी ना क्या सिनेरियो था। वो लिखा हुआ था मैंने, क्योंकि मैंने भी उसको एक या दो दफा ही पढ़ा है, ज्यादा उसको नहीं पढ़ा था। लेकिन एक सिनेरियो आया हुआ था। आई थिंक उसकी बहन को ओवेरियन हुआ था, और अब वो आई थी और वो चाहती थी कि मेरी रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी कर दे। हाँ, ऐसे था सिनेरियो। 35 ईयर्स की थी। ये म्यूटेशन आता है, ब्रका म्यूटेशन के साथ की बहन के साथ हो, अब उसको भी जी। ये ब्रका म्यूटेशन, इस तरह से सिनेरियो आता हाँ, उसका ना वो है? कुछ मैंने सिनेरियो कहा ऐसे कोई था, ब्रका म्यूटेशन स्ट्रक्चर वगैरह। डिस्कशन थी शायद। और वो पेशेंट जो थी वो 35 ईयर्स की शायद थी, और उसकी बहन को वेरिएंट सीए हुआ था। और उसके बाद वो अब आई थी, वो परेशान थी और वो कहती थी कि मुझे मेरी आप अंडेदानियां निकाल दे, कहीं ये मुझे भी ना हो जाए। तो उसकी आपकी आगे काउंसलिंग और स्ट्रक्चर डिस्कशन मेरा ख्याल है थी। नहीं, काउंसलिंग थी, लड़की बैठी हुई थी। हाँ, काउंसलिंग थी उसकी, रिस्क रिड्यूसिंग की काउंसलिंग आई थी, हाँ। रोल प्लेयर बैठा हुआ था। मैडम लड़की बैठी। ओवेरियन, मैडम ओवेरियन तो जो है वो सीए सर्विक्स से ज्यादा वास्ट है। हाँ, तभी तो मैंने आपको बताया है। लगता है आसान है, लेकिन मैनेजमेंट आप देखें ना, कुछ इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सीए सर्विस की मैनेजमेंट बड़ी डिफिकल्ट है। रेडियोथेरेपीज इसमें भी हैं, मैडम, कीमोथेरेपीज हैं। मैडम इसमें भी समझने वाली बातें और समझ के याद करने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जैसे आपने बॉर्डर लाइन अलग से समझना है, जर्म सेल अलग से समझना है, एपिथेलियल हाँ, अलग से समझना अलग है। से समझना है और ना, फिर उनकी वो चीजें डिफरेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में सर्वाइकल इन अ सेंस के उसकी जो इनकी मैनेजमेंट में देखे ना, बॉर्डर लाइन भी आ रहा है, फर्टिलिटी नहीं है, तो टीएच बीएसओ करनी है, साइटो रिडक्टिव सर्जरी करनी है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ हाँ ये बात डिफरेंस है। डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, उनके सर्वाइवल्स में। करनी यहाँ पे आपने कीमोथेरेपी है, वहां पे आपने बीप कर देनी है, ईप कर देनी है, वहां पे आपने पैक्लिटेक्सेल और वो दे देनी है। लेकिन उसके अंदर जो है ना, वो ओल्डर एज, यंगर एज, फिर आपकी फर्टिलिटी डिजायरिंग कहाँ तक जा सकती हैं, फिर उसकी माइन्यूट सी हैं कि उसमें सर्विक्स इतने सेंटीमीटर्स हो, इतने, वो इस लिहाज से थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर चेंजेस बड़ी जल्दी आती हैं। वो हो सकता है 2026 अभी चढ़ गया तो आपके एग्जाम से पहले पहले सर्वाइकल की नई गाइडलाइन आ जाए। अल्लाह ना करे मैडम। ये चेंजेस इस तरह से जो है ना सर्वाइकल की, क्योंकि ये लास्ट अब 2023 हुए तो 3 साल तो हो गए हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि ये जल्दी जल्दी रिप्लेस हो जाए। उसमें मसला ये है, ओवेरियन के अंदर ट्रीटमेंट अभी इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, लेकिन सर्वाइकल के अंदर ट्रीटमेंट ड्रास्टिकली, ऐसे 2020 में और था, 2021 में और हो गया, 2023 में और हो गया, ठीक है। तो वो चेंज बड़ी तेजी से होता है। यूजली फेब्रवरी में ये लोग अपने अपडेट करते हैं, टोग आर्टिकल्स भी और गाइडलाइंस भी। मैडम आप जो सर्वाइकल हमारा मॉड्यूल है, ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल, तो हमारा जो फाइनल टॉक्स होगा मई वाला, तो उससे पहले एक और दफा इस पूरे मॉड्यूल को आप हाँ, रिवाइज करवाएंगी? ये भी और मैटरनल मेडिसिन दोनों रिवाइज होंगे। हाँ मैडम, क्योंकि अभी समझ ईद लेंगे, के पढ़ बाद, लेंगे ईद फिर। के बाद, रमजान के हाँ, बाद ना। अभी अभी जैसे समझ रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, फिर उस वक्त बिल्कुल फाइनली उसको हाँ, सारा क्लोज। रिवाइज करके ना उससे। ऑनकोलॉजी तो आपने एंड में, ऑनकोलॉजी तो एंड पे, ऑनकोलॉजी और मैटरनिटी तो, मैटरनल मेडिसिन जो है वो 3 दफा होगा ना, आपने एक दफा आप खुद भी करेंगे उसको बैठ के, ठीक है। जी। और एंड पे जी आके मैडम। तो ऑनकोलॉजी को रट्टे लगाने हैं। जो आखिरी 15 दिनों ना, रोज के दो कैंसर उठाने हैं और उनको याद करना है रोज के। जी। आखिरी लास्ट मिनट रिवीजन है ना, लास्ट मिनट रिवीजन में ऑनकोलॉजी के हमने मिलाया, पता नहीं मुझे याद नहीं, मैं देखूंगी लिखे हुए हैं। सर्विक्स को हमने किसी और के साथ मिलाया हुआ था, क्योंकि सर्विक्स बहुत औखा था, तो मैं कहती थी इसको किसी और के साथ रखो या अकेला रखो।
तो यूट्राइन और वल्वल हम इकट्ठा कर लेते थे, वो आसान लगते थे हमें। तो ओवेरियन को तो हम बिल्कुल सेपरेट सेपरेट दो दो करके कर लेते थे कि बॉर्डर लाइन और जर्म सेल को इकट्ठा कर लो, नॉन एपिथेलियल को अलग कर लो। तो वो तो आपने एंड पे आके डेली करने हैं ऑनकोलॉजी तो, क्योंकि इसमें से हाँ तो ये मैडम आना ऑन ही आना है, इसमें से तो आना ही आना है। ये तो हम्म। कंफर्म है कि आना है एक। तो इसको तो बहुत जी अच्छी मैडम। तरह समझे, वो क्या पेपर आउट हुआ है। असल में मैडम इसको ना ये भूल जाता है ना, तो इसको आखिर में ही रिवाइज करना सही रहता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आखिरी दिन तक, आखिरी लास्ट डे पे भी। जिसका जो निकल जाए वो वाला छोड़ के अगले बाकी तीन रिवाइज करें। जैसे तीन को अगर ओवेरियन आ गया तो चार वाले ओवेरियन छोड़ के बाकी सारे रिवाइज करें। चार को अगर एंडोमेट्रियम आ गया तो पांच वाले ओवेरियन और एंडोमेट्रियम छोड़ के सर्वाइकल और वल्वल रिवाइज करें। ठीक है, तो ये तो आपने आखिरी दिन जी पे मैडम। रिवाइज करने हैं। ये तो ऐसा ऐसा टॉपिक है। ठीक है, चलें, ओके, फिर जी इंशाल्लाह मैडम। कल मिलते हैं शाम को। टाइमिंग ओके, कल की थैंक ना यू मैं मैडम। आपको थोड़ी बता दूंगी, 7:30, अगर नहीं भी तो मैं टाइमिंग्स कल की थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। कल आप लोगों की कोई और क्लास तो नहीं है डॉक्टर नाहीद के साथ? डॉक्टर नाहिद की क्लास नहीं है हमारी 6 बजे वाली ना, सैटरडे को है अब और संडे को है, कल नहीं है। चलें, मैं फिर आपको ना टाइमिंग्स बता दूंगी, ठीक है? जी मैडम। टाइमिंग्स कंफर्म नहीं मैं कल की करती, ठीक है? ओके, फिर अल्लाह हाफिज।